वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम रूबरू होंगे एग्रीकल्चर के कुछ अपडेटेड क्वेश्चंस को, जिनसे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसके साथ साथ याद रखिएगा, आपकी रेगुलर क्लासेस अभी चल रही है, तो थोड़ा सा आप भी कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर नेट की सर्विस की प्रॉब्लम है। यहाँ पर गांव में नेट नहीं चलता है। इसके साथ साथ याद रखिए, अभी ओकेज़न भी है, तो ये 22 तारीख तक थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। इसके बाद में हमारी जो क्लासेज है रेगुलर रहेगी, ठीक है। तब तक आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। इसके साथ साथ अगर आप ये चाहते हो कि सर हम ज़्यादा क्लासेज लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप याद रखिएगा, प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर आपको सभी प्रकार के क्लासेस अलग अलग दिखा रखी है, तो वहाँ से आप सभी क्लासेस को एक बार ले सकते हो, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए और सारी क्लासेज आप वो भी अटेंड कर पाओ, ठीक है। तो उनको आप एक एक करके चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सारा कंटेंट याद रखिए केवल सिलेक्टेड ही मिलेगा। जितनी भी हमारी क्लासेज है केवल सिलेक्टेड की है, ठीक है। जो फालतू की चीज़ें हैं वो हम क्लासेस में भी नहीं लेते हैं। और जो यहाँ पर पीडीएफ ली जाती है वो भी याद रखिए कुछ होता है उनमें। अगर कुछ कंटेंट होगा तो बिल्कुल हम उसमें से भी आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मत मानिएगा सर ये उसके नोट्स है, ये उसके नोट्स है, ठीक है। यहाँ पर नोट्स नहीं, केवल कंटेंट देखो। और जो नोट्स देखने में लग गया वो तो नोट्स ही देखेगा, ठीक है, उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो सोच थोड़ा सा बदलिए, आपको कंटेंट से मतलब है, कहाँ से लिया गया है इससे नहीं, ठीक है। जो भी कंटेंट है, अगर मान लीजिए आप ऐसे सोच कर रखते हो कि ये तो उसका कंटेंट है, तो याद रखिएगा उसने भी कहीं से लिया ही है। जैसे कि एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी का कंटेंट है तो एनसीईआरटी से ही लिया जाएगा, ठीक है, बाहर से नहीं लिया जाएगा। तो कुछ नहीं है, क्लासेस पे फोकस कीजिए और जितना अच्छा आप कर सकते हो उतना कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी पोस्ट है वो भी डेवलप। आपने देखा होगा, कल भी आपको एक नोटिफिकेशन मैंने दिखाया था कम्युनिटी टैब के माध्यम से, कि आपकी जो पोस्ट है ये 800 से डायरेक्ट 2200 हो चुकी है। तो आप सोच सकते हो ये आपके पास लास्ट चांस है, या फिर गोल्डन चांस आप मान सकते हो। अगर इसमें नहीं हुए तो भाई फिर तो यार बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा। इसलिए आप फिर से तैयारी करो, उससे सही है इस बार इतना दम लगा दीजिए, ताकि आपका जो सिलेक्शन का चांसेस ये 100% हो जाए, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया कि निम्नलिखित फसल चक्रों में 2 साल का फसल चक्र कौन सा है। अब यहाँ पर याद रखिए, आपने डायरेक्ट तो देख लिया, लेकिन कैसे ये भी तो समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, तो मक्का गेहूँ, ये तो एक ही हुआ, क्योंकि ये मक्का को हम ले रहे हैं खरीफ में, गेहूँ को ले रहे हैं हम रबी में, मतलब 1 साल का हुआ। सेकेंड हम देख सकते हैं कि याद रखिए ये मतलब मक्का, लाही और गेहूँ, मतलब 1 साल हमने, एक सीज़न में हमने मक्का ले लिया, एक सीज़न में हमने गेहूँ ले लिया, और 1 साल में हमने क्या कर दिया, मतलब एक सीज़न है याद रखिएगा, उसमें हमने लाही छोड़ दी, मतलब पड़ती छोड़ दी, ऐसे मान सकते हो, ठीक है। तो ये भी हमारा 1 ईयर का ही हुआ, ठीक है। इसके अलावा अगर देखते हैं हमारा जो थर्ड ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग, तो मक्का, गेहूँ और गन्ना, याद रखिएगा मक्का खरीफ में ले लिया, रबी में हमने गेहूँ ले लिया और हमने फिर गन्ना ले लिया। तो गन्ना का याद रखिएगा पूरा 1 साल माना जाता है। याद रखिएगा गन्ना अगर आपको फसल चक्र में देखने को मिलता है तो डायरेक्ट 1 साल, याद रखिएगा गन्ने को 1 साल का माना जाता है। बाकी आप देख सकते हो ये रबी और खरीफ में हम ले रहे हैं, मतलब 1 साल। मतलब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया था कि फसल चक्र 2 साल का कौन सा है, तो बिल्कुल हमारा राइट आंसर वो तीसरा हो जाएगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर ये पूछूँ आपको, फसल चक्र सघनता आप कैसे निकालोगे, क्रॉपिंग इंटेंसिटी आप कैसे निकालोगे। तो याद रखिए इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जितनी भी फसलें हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको 3 फसलें दे रखी है, मक्का, गेहूँ और गन्ना, 3 फसलें दे रखी है, कितने सालों में लगेगी, 2 सालों में लगेगी। मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, क्या आया आपका राइट आंसर 150। ये आया ना, अभी हमने मल्टीप्लाई किया जब, ठीक है। तो हमारी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो कितनी आई, 150 आई, मतलब 150% आई। याद रखिए ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, तो दोनों तरीके से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मूंगफली का जन्म स्थान मतलब ओरिजिन प्लेस कौन सा है, तो वो होता है ब्राज़ील होता है। इसके अलावा सोयाबीन का भी आपको पूछा आता है, तो सोयाबीन का याद रखिएगा, सोयाबीन का होता है चाइना होता है, मतलब चीन होता है, और मूँगफली का कौन सा होता है, ब्राज़ील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भारत में उत्तरी पूर्वी मानसून कब आता है। याद रखिएगा यहाँ पर पूछा गया उत्तरी पूर्वी मानसून कब आता है, और उत्तरी पूर्वी मानसून की याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो लिहाज है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आता है। भारत की यहाँ पर बात की जा रही है तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ही इससे सबसे ज़्यादा बारिश की जाती है, ठीक है। इसे हम रिटरेटिंग मानसून भी बोलते हैं, मतलब मानसून निकलने के बाद जो लास्ट में जो मानसून आता है, जैसे जो सामान्यतः मानसून है वो कब आता है, जून से स्टार्ट हो जाता है, जून जुलाई में आता है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है उत्तरी पूर्वी मानसून की, ठीक है। जिससे लगभग 75 तो होती है हमारे दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वार्षिक वर्षा, और लो 15 या 25% जो वर्षा होती है वो याद रखिए उत्तरी पूर्वी मानसून से ही होती है। और ये कब होती है, याद रखिए अक्टूबर से नवंबर के मध्य,
जिससे सबसे ज़्यादा जो फसल को लाभ पहुंचाता है वो कौन सी होती है? चना या गेहूँ होती है। कौन सी होती है? चना या गेहूँ फसल है, उसको सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है? लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें आपको पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है या फिर किस ज़िले में होती है। तो आप याद रखिएगा, अगर आपको पूछा था किस ज़िले में होती है तो याद रखिएगा ज़िला आपका झालावाड़ आ जाएगा, जिसे राजस्थान का चेरापूंजी भी कहते हैं। ठीक है, वैसे अगर बात करूँ मैं भारत की, तो भारत में तो आपने देखा होगा क्या, चेरापूंजी या मानसीराम, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए याद रखिए झालावाड़ को भी राजस्थान का चेरापूंजी आप कह सकते हो। इसके अलावा याद रखिए, अगर मैं यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछूं कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो याद रखिएगा स्थान की जब भी बात करेंगे तो माउंट आबू आपको याद आ जाना चाहिए। स्थान की बात करूँ तो माउंट आबू आएगा, ज़िले की अगर बात करूँ तो झालावाड़ आएगा। दोनों को याद रखिएगा, दोनों से आपको कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि सर्वप्रथम भारत में किस प्रकार की सहकारी समितियों का गठन किया गया था। अब यहाँ पर याद रखिए सहकारी समितियाँ, सहकारी समितियों से आप क्या मतलब समझते हो? सहकारी या जो समितियाँ होती है, इनका मतलब होता है, मान लीजिए कोई किसान है, उसको अगर आपको क्रेडिट दिलाना है, मतलब लोन लेना है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट आप वो सहकारी जो संगठन है उन्हीं से कॉन्टेक्ट करेगा। किससे कॉन्टेक्ट करेगा? ये जो सहकारी समितियाँ या फिर सहकारी जो संगठन है, इन्हीं से वो कॉन्टेक्ट करेगा और उनसे ही वो लोन लेगा। मतलब जो भी बैंक है जो कि याद रखिए किसानों को लोन देते हैं, वो सारे आप इसमें रख सकते हो। किसमें? सहकारी समितियों में आप रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो साख समिति। साख का मतलब क्या होता है? साख का मतलब लोन ही होता है। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। याद रखिए सर्वप्रथम भारत में किस प्रकार की सहकारी समितियों का गठन हुआ था? साख समिति, मतलब लोन देने वाली समिति का सबसे पहले हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे RSSC। याद रखिएगा यहाँ पर दो जो संस्थाएं, एक होती है RSSC, एक होती है NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, और राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन। दोबारा से सुन लीजिए, ये होती है राष्ट्रीय लेवल की, मतलब नेशनल सीड कॉरपोरेशन, और ये होती है राजस्थान लेवल की, राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर याद रखिएगा NSC कहाँ पर स्थित है और RSC कहाँ पर स्थित है। तो NSC तो याद रखिए नई दिल्ली में स्थित है, लेकिन RSSC जयपुर में स्थित है। दोबारा से मेरे साथ रिपीट कीजिए कि NSC नई दिल्ली में स्थित है और RSSC जिसे हम राजस्थान राज्य बीज निगम भी बोलते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भूमि को समतल करने का यंत्र कौन सा होता है। तो याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आप कोई फसल की सोविंग करोगे, बुआई करोगे, तो उसके लिए क्या करोगे? पहले हम याद रखिएगा, जो मान लीजिए हमारी कोई ऐसी भूमि है जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ स्थिति है, तो पहले हम उसे समतल करेंगे। तो समतल करने के लिए हमें एक यंत्र की ज़रूरत पड़ेगी, और वो यंत्र कौन सा होता है? याद रखिएगा, वो पटेला भी हो सकता है, वो बेलन भी हो सकता है, और वो स्क्रेपर भी हो सकता है। यहाँ पर याद रखिएगा, बात कर रहे हैं हम, याद रखिएगा मान लीजिए हमें सोविंग करनी है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे? खेत को समतल करेंगे, और समतल करने के लिए जो यंत्र होता है वो कौन सा होता है, या फिर कौन कौन से यंत्र को हम प्रयोग कर सकते हैं? तो याद रखिए, हम बेलन का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम पटेला का भी प्रयोग कर सकते हैं, और हम स्क्रेपर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि इनमें से कौन संपूर्ण शाकीय पौधे का विनाश कर सकता है। क्वेश्चन को पहले समझिए, इसमें पूछा गया है संपूर्ण शाख को, मतलब मान लीजिए कोई पौधा है, आप उसका पर्टिकुलर कोई पार्ट डैमेज नहीं करना चाहते। जैसे कि मान लीजिए कुछ जो सिलेक्टिव होती है, आपने देखा होगा सिलेक्टिव हर्बिसाइड। सिलेक्टिव हर्बिसाइड का मतलब होता है वो कोई मान लीजिए कोई पौधा है, उसका केवल आप जिस पर उसका छिड़काव करोगे केवल उसी पार्ट को वो नष्ट करेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई हर्बिसाइड दिया है पौधे की, वो पत्तियों पर जाकर गिरा है, पौधे की वो पत्तियों पर जाकर गिरा है, तो क्या करेगा? जिन जिन पत्तियों पर वो गिरा है केवल उसको वो नष्ट कर देगा, उसको गिरा देगा। ठीक है, इसके विपरीत अगर मैं बात करूँ नॉन सेलेक्टिव, मतलब अवर्णात्मक जिसे हम बोलते हैं, एक होती है वर्णात्मक, एक होती है अवर्णात्मक। अवर्णात्मक का मतलब है, याद रखिएगा, आप कहीं पर भी छिड़काव करो, चाहे वो पत्ती पर करो चाहे वो तने पर करो, वो करेगा क्या? पूरे पौधे को ही वो जला देगा, पूरे पौधे को ही वो नष्ट कर देगा। और एक होता है वर्णात्मक, मतलब आपने उसका वर्ण किया है। वर्ण में आपने देखा होगा एक सिलेक्शन होता है, पशुओं का एक वर्ण भी किया ऐसा, मतलब उनका सिलेक्शन किया जाता है। तो उसी से याद रखिएगा एक सिलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं। सिलेक्टिव का मतलब होता है, याद रखिए, वर्णात्मक। वर्णात्मक हर्बिसाइड का मतलब होता है जिस पर आप उसका छिड़काव करोगे केवल वही पार्ट
नष्ट होगा, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया संपूर्ण शाखीय पौधा, तो हम याद रखिएगा, इसे ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा कौन सा हर्बिसाइड है जो कि नॉन सेलेक्टिव है, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है, संपूर्ण पौधे को नष्ट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज भी तो कर सकते हैं कि नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड कौन सा है। तो देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं। जो ग्रेमेक्सोन होता है, याद रखिएगा, ये क्या होता है, एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होता है जो कि क्या करता है, पूरे पौधे को ही नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि बेसिक स्लैग में फास्फोरस का कितना % होता है। तो याद रखिएगा, बेसिक स्लैग होता है, इसमें 14 से 18% फास्फोरस पाया जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा, एक होता है रहमैनिया फास्फेट, एक होता है रॉक फास्फेट। एक होता है यार क्या, रहमैनिया फास्फेट। इन दोनों तीनों को याद रखिएगा, दोनों तीनों में से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिल सकता है। ठीक है, गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन जो चांसेस है वो आपको यहाँ पर बताए जाएंगे कि रहमैनिया फास्फेट और कौन सा, रॉक फास्फेट। तो रहमैनिया फास्फेट में याद रखिए 23 से 26% फास्फोरस पाया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रॉक फास्फेट, तो रॉक फास्फेट में याद रखिए 33 से 40% पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 33 से 40% क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास करने की कोशिश करेंगे। वैसे शाम को आपका जो टाइम रहेगा वो 9 बजे ही रहेगा। ठीक है, तो आप नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जब भी हमारी क्लास होगी वो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिल जाएगी। और जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आता है तो आप तुरंत आपको उस पर क्लिक करके क्लास लेने आ जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, कपास में म्लानी रोग का प्रभाव कब पड़ता है। तो याद रखिए, पौधे मुरझा जाते हैं। क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि जो विल्टिंग स्टेज होती है, विल्टिंग जिसे हम म्लानी बिंदु भी बोलते हैं, तो इस पर पौधे पर क्या असर पड़ता है, क्या असर पड़ता है। तो याद रखिए, इसका जो असर पड़ेगा वो डायरेक्ट याद रखिए पौधे पर पड़ेगा। और वो क्या पड़ेगा कि पौधा पूरा याद रखिए मुरझा जाएगा। अगर मान लीजिए आप ऐसे समझिए, कोई पौधा है, आप उसे जल ही नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा, वो तो बेचारा जलेगा ना। अब जलने से यहाँ पर मतलब है झुलस जाने से। झुलसता कैसे, आपने देखा होगा, याद रखिएगा कि जो उसकी हरी पत्तियाँ वो बिल्कुल सूख जाती है। ठीक है, स्टेम होता है वो भी बिल्कुल लूज हो जाता है। मतलब झुलसने का मतलब है पूरा पौधा ही नष्ट हो जाता है। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम मुरझाने की। झुलसना यूज़ मत करना, मुरझाना यूज़ करना। अगर आपको डेफिनेशन भी लिखनी है तो आप ये लिख सकते हो कि मान लीजिए कोई पौधा है, उसे जल नहीं मिल रहा है। समझने की कोशिश करिएगा डेफिनेशन, कि कोई पौधा है उसे जल नहीं मिल रहा है, तो जल नहीं मिलने की स्थिति में पौधा मुरझा जाता है। इसी अवस्था को क्या कहते हैं, म्लानी बिंदु कहते हैं। अब यह देखिए, म्लानी बिंदु भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है, क्या होता है बताइए, एक होता है परमानेंट, एक होता है इनकम्प्लीट। ठीक है, आप ऐसे मान सकते हो, एक होता है परमानेंट और एक होता है, क्या होता है, दूसरे का तो नाम नहीं आ रहा, लेकिन एक को याद रखिएगा हम, अस्थायी मिलानी और स्थायी मिलानी। ठीक है, हिंदी में याद रखिएगा, एक होती है स्थायी मिलानी बिंदु और एक होती है अस्थायी मिलानी बिंदु। अब यहाँ पर याद है, स्थायी का मतलब होता है आप उसे फिर कितना भी पानी दे लो, एक बार पौधा गया तो गया, मतलब वो दोबारा से जीवित नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम बात करेंगे अस्थायी मिलानी बिंदु की, तो अस्थायी मिलानी बिंदु एक ऐसा पॉइंट होता है कि इस अवस्था तक अगर पौधा चला गया और आपने उसे पानी दे दिया तो वो फिर से जीवित हो जाएगा, वो फिर से लहराने लगेगा। लेकिन स्थायी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, अस्थायी में क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए पौधे को आपने पानी नहीं दिया, वो फिर क्या हुआ, मुरझाने लगा, लेकिन आपने फिर उसे पानी दे दिया तो वो फिर से लहराने लगेगा। तो इस अवस्था को हम बोलेंगे अस्थायी मिलानी बिंदु। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है जब आप उसे कितना भी पानी दे लो वो फिर से लहराने नहीं लगेगा, और इसी अवस्था को ही हम बोलते हैं स्थायी मिलानी बिंदु। ठीक है, तो आपके दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। मिलानी बिंदु में होता है क्या है, आपको ये भी पता चल चुका है, पौधे मुरझा जाते हैं। तो आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी, क्लास से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।